नमस्कार। मैं संजय सनम फिर हाजिर हूँ आपकी महफिल में। दोस्तों, आज मोदी जी के भाषण ने मन को गदगद कर दिया। आप कह सकते हैं वैसे भी मैं मोदी जी से प्रभावित हूँ, लेकिन प्रभावित होने के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं उनके लिए मेरे पास। पर आज जब उनका भाषण सुना, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब वो अपने राष्ट्रीय कार्यालय में आए, दोनों तरफ इतना हुजूम, और वो पैदल 11 नंबर अशोक मार्ग की उस सड़क पर कुछ कदम वो पैदल चले, दोनों तरफ के लोगों का अभिवादन करते हुए चले। इस भाषण से पहले उनका आना, उनकी अपीयरेंस, और उसके बाद उनके बोलने का अंदाज और उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए वे शब्द, अगर इसका पूरा विश्लेषण करूं तो मुझे यह लगता है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा था, जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया था, अगर आज का भाषण उन्होंने सुना है, आज का अंदाज उन्होंने देखा है, तो शायद उनके मन में ये सवाल खुद हो रहा है कि उनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जो स्थिति थी, जो हालात, जो माहौल था, वो हर व्यक्ति के मन में एक ये संकेत दे रहा था, ये लग रहा था कि वास्तव में अब सियासत स्वस्थता की तरफ जा रही है। मैं आपको शुरू से ले चलता हूं। देखिए, एक नायक जिसने एक बहुत बड़ी बाजी जिसके नाम पर लड़ी गई और जिसने जीती, और जीती भी इस तरह से कि प्रतिस्पर्धियों को उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया। वो नायक जो कि देश का प्रधानमंत्री है, वो नायक चाहता तो बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यालय के दरवाजे के सामने, बल्कि राष्ट्रीय कार्यालय के भीतर तक गाड़ी को ले जा सकता था। लेकिन ये उस व्यक्ति की विनम्रता है, ये उस व्यक्ति का समभाव है, ये उस व्यक्ति की साधना है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके भी जिसके कदम जमीन पर रहते हैं। और इसलिए मुझे मोदी अच्छे लगते हैं। बात यह नहीं कि वो कितने कदम पैदल चले, क्योंकि सुरक्षा मामलों का भी सवाल सुनने में आया कि सुरक्षा देने वाले लोग वो हिचक रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी पैदल चले। लेकिन बावजूद दोनों तरफ अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी पार्टी के कैडरों का, और हो सकता है आम जनता के लोग भी हों, पार्टी से इतर भी लोग हों, उनका हुजूम देख करके इस नायक का पैदल चलना, लोगों का अभिनंदन करना, और चेहरे पर एकदम शांति, निश्चलता, कहीं अति उत्साह नहीं, कहीं जीत का वो खुमार नहीं, एकदम शांत चेहरा जिसमें कहीं अहम नहीं दिख रहा हूं कि मैं बहुत बड़ी बाजी जीत करके आ रहा हूं। ये ऐसे लक्षण हैं जो बरबस मोदी की तरफ किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये व्यक्तित्व के वो बिंदु हैं जिन पर विरोधी से भी विरोधी ये सोचने को मजबूर हो सकता है कि यार, आदमी तो कमाल का है। चाहे वो विरोध करे, सत्ता और विपक्ष, राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी पार्टियां रहेगी, वे लोग विरोध करेंगे, लेकिन आज के भाषण को देख करके मुझे यह लगता है बहुत सारे लोग मोदी के कायल इसलिए हो जाएंगे
कि इस व्यक्ति के सर पर जीत का खुमार नहीं बोल रहा है, इस व्यक्ति की जुबान से अहंकार नहीं बोल रहा है। आज भी ये व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ अपने कैडरों को ये संदेश दे रहा है। अब देखिए पॉइंट जिस पर आप फिदा हो जाएं, बल्कि ये सवाल कि फिदा क्यों न हो जाए, मोदी के मुरीद क्यों न हो जाए। कई बार जब लोग भक्त भक्त कह करके तंज कसते हैं, भैया जिस व्यक्ति की भी अच्छाई जहां पे दिखेगी, हम उस अच्छाई के भक्त बरबस बन जाएंगे, चाहे वो हमारे आलोचक की क्यों ना हो, चाहे वो हमसे नफरत करने वाले की क्यों ना हो। अगर उसकी अच्छाई इस रूप में आएगी तो हम उस अच्छाई के मुरीद बनेंगे। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब उनका भाषण शुरू हुआ, आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, मैं उस पर आपसे संवाद करना चाह रहा हूं। कितनी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, सरकारें आती जाती रहती है, ये लोकतंत्र का एक महान पर्व है और ये खुशी की बात है कि जनता ने बहुत बड़ी तादाद में भागीदारी की है। उन्होंने ये कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का माल्यार्पण भी जब उन्होंने किया था, एक बात मैं बीच में आपको ये कह देना चाह रहा हूं, ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर आप उस पर सोचें तो बहुत बड़ी बात। सामान्यतः क्या होता है कि लोग आते हैं, मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, औपचारिकता के रूप में हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे, वो माला शायद बड़ी थी, मूर्ति के हिसाब से बहुत बड़ी थी, वो माला टिक नहीं पा रही थी, तो मोदी जी काफी देर तक माला के दोनों छोर को पकड़कर खड़े रहे और उसके बाद भी अगर छोर छूट गया तब भी उन्होंने माला को ठीक किया। बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत गहरी है, क्योंकि ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की सोच को बताती है कि वो माल्यार्पण औपचारिकता की रस्म अदा करते हुए नहीं कर रहा था, उस माल्यार्पण में उस व्यक्ति का भाव जुड़ा था। और दोस्तों, जब भाव जुड़ता है तब ही व्यक्ति ठहरता है, तभी रुकता है, अन्यथा फटाफट माल्यार्पण किया और आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री हैं सी, उनके पास समय कम है, एक एक लम्हे की कीमत है। लेकिन मोदी जी रुके, जब तक माला ठीक नहीं हुई तब तक रुके। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े थे, वो भी देख रहे थे, लेकिन मोदी जी को कौन कहे कि आगे बढ़िए। मोदी जी ने अपना काम पूरा किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो उनके साथी थे, उन्होंने अपने पुष्प अर्पण किए और फिर आगे बढ़े। अब आइए भाषण की बात करते हैं। उन्होंने ये बात कही कि इस जीत का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी उत्तर प्रदेश से थे और उनकी जो ये अभी उनका जन्म शताब्दी वर्ष या कुछ चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको इंगित करते हुए उन्होंने ये कहा कि इससे बड़ा आशीर्वाद और हमें क्या मिल सकता है। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि वटवृक्ष पर जब फल लगते हैं, किसी भी वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कैडरों को कितने गंभीरता से और बड़ी सहजता के साथ गंभीर बात को समझा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के वृक्ष पर विजयश्री के फल लग रहे हैं और इसलिए ये फल झुकना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि आपको जीत मिली है, इसका मतलब आपको फल मिले हैं।
और जिस पेड़ पर फल लगे वो पेड़ झुकना चाहिए, अर्थात सत्ता के मद में आप होश न खो बैठे। आपकी जिम्मेवारी है बहुत अधिक विनम्र होने की, आपकी जिम्मेवारी है बहुत अधिक धैर्य धरने की, आपकी जिम्मेवारी है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की और जनता की बात को सुनने की। सत्ता आने के बाद लोग बदले की कार्रवाई में लग जाते हैं, और बदला अपने प्रतिस्पर्धी का होता है, अपने विरोधी दल का के नेताओं का होता है, उन लोगों का होता है जो उनके रास्ते में कभी रोड़े आए होते हैं। लेकिन मोदी जी का संदेश कहीं भेदभाव नहीं, कहीं बदला नहीं। बहुमत जनता ने दिया है, लेकिन सरकार सर्वमत से चलनी चाहिए। कितना बड़ा संदेश! यह है इस व्यक्ति की अद्भुत सोच, ये इस व्यक्ति की वो गहरी सोच जो ये बताती है कि ये व्यक्ति 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के चलने की सिर्फ बात नहीं करता, इसके सिद्धांतों में ये बात है। 125 करोड़ की ही बात करते हैं मोदी जी, उन्होंने कभी वर्ग जाति से बात नहीं की। आज भी कई बार उन्होंने ये बात कही कि मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के चलना ही मेरा लक्ष्य है। भावनात्मक रूप से कुछ बातें और आ गई और उनका बहुत बड़ा अर्थ है। वो 2014 के उस दौर में चले गए जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ा जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने 3 बातें कही थी, लेकिन मेरी बातों को गलत तरीके से लोगों ने लिया, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। और उसके बाद उन बातों को दोहराने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब जबकि सरकार करीब करीब आधे पड़ाव पर आ चुकी है, तो आज मैं ये हिम्मत कर रहा हूं, मैं अपनी ही बातों को दोहरा रहा हूं। और जो उन्होंने बातें कही उस पर सच कहूं तो एक नहीं, बार बार सलाम करने को दिल चाहता है। उन्होंने कहा कि पहली बात कही कि हम नए हैं, उनको संसद का अनुभव नहीं था, इसलिए कहा कि हम नए हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन इरादतन गलती नहीं करेंगे। मतलब जानबूझकर गलती, सोची समझी गलती, किसी का अहित करने की गलती, बहुत सहज बात, लेकिन बहुत दूर तक की बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा तय करेंगे। और फिर कहा कि आज जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो, तब लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। तीसरी बात जो उन्होंने कही उसमें यह बात थी कि हम प्रामाणिकता के साथ जो कुछ भी करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे वो प्रामाणिकता के साथ करेंगे। प्रामाणिकता एक शब्द, लेकिन इस शब्द के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। अगर पिछली सरकारों का कार्यकाल देखें तो जिस तरह से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हुए थे, वहां पर प्रामाणिकता का एक शब्द ये जवाब देता है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार का इरादा क्या है, सरकार कितनी स्वच्छता के साथ स्वस्थ सरकार चलाना चाहती है। आगे बढ़ते हुए मोदी जी ने जो बात कही, पांचों राज्यों के समस्त नागरिकों को बधाई दी और उसके बाद कहा
कि जिन्होंने हमको मत दिया, ये सरकार उसकी भी है। जिन्होंने मत नहीं दिया, ये सरकार उसकी भी है। जो हमारे साथ चले, सरकार उनकी भी है, और जो हमारे सामने रहे, सरकार उनकी भी है। अब बताइए, क्या ये दिल जीतने वाली बात नहीं है? और आगे चलें। कहा जाता है कि मध्यम वर्ग मोदी जी से नाराज चल रहा है। तो मोदी जी भी समझ रहे हैं, और आज उन्होंने ये बता दिया मध्यम वर्ग की परेशानियों का खाका बता दिया। वो स्पष्ट बोले कि मैं जानता हूं कि मध्यम वर्ग को सारी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, उसके कंधे पर बड़ा बोझ रहता है, बहुत कुछ उसको चुकाना पड़ता है। मध्यम वर्ग बीच में पसीजता है, ये मोदी जी ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक हम गरीबों को आत्मनिर्भर नहीं बना देंगे, तब तक मध्यम वर्ग का बोझ कम नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा। अब यहां पर उन्होंने जो बात कही, वो बात बहुत गहरी बात थी। इस देश की सियासत ने गरीबों को गरीब रखकर सियासत की है, उन पर उपकार करके सियासत की है, उन पर एहसान करके सियासत की है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की। और मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि हमें गरीबों को कुछ देने की जरूरत नहीं, हमें उनको सिर्फ अवसर देने की जरूरत है। उसके बाद हर गरीब कमा सकता है, और जिस दिन गरीब आत्मनिर्भर बन जाएगा, उस दिन देश की प्रगति का ग्राफ दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा। और जिस दिन गरीब आत्मनिर्भर बन जाएगा, उस दिन मध्यम वर्ग के कंधे का बोझ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि मध्यम वर्ग को उस वर्ग का बोझ सहन करना पड़ता है, गरीब और गरीबी से नीचे की रेखा के लोग, उन पर जिस तरह से सियासत के लिए लोग खर्च करते हैं राजनीतिक दल, और उनको स्वावलंबी नहीं बनाते, उनको काम नहीं देते, उनको पैरों पर खड़े होने की जमीन नहीं देते, और वो कर्ज हर वर्ष चलता जाता है, वो उनको देते जाते हैं और उनकी काबिलियत को खत्म करते जाते हैं। बदले में वे उनका उपयोग करते हैं वोट बैंक के रूप में। और मोदी जी वोट बैंक की इस व्याख्या को खत्म करने में कामयाब हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने यह बता दिया है। इसलिए इसलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भक्त नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरी भावना अगर आती है तो इसलिए आती है कि मुझे मोदी जी अपने विचारों से अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी से मैंने कभी सवाल नहीं रखे, वो सवाल उन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं सामान्य आदमी हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक लेखक, एक पत्रकार और एक कवि होने के नाते मैंने कड़े से कड़े सवाल मोदी जी से पूछे हैं शब्दों के जरिए, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैंने उनमें रखे हैं। लेकिन उनकी अच्छाई अगर है तो उस अच्छाई का सम्मान करूंगा, वो एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। और इस देश को ऐसे विचारों की आवश्यकता है। अगर ऐसे विचार राहुल गांधी लेकर आते हैं तो मैं राहुल गांधी का भी सम्मान करूंगा। अगर इस तरह की भावनाएं अरविंद केजरीवाल लेकर आते हैं तो मैं अरविंद केजरीवाल का भी सम्मान करूंगा।
मैं किसी की निष्ठा से बंधा नहीं हूं, लेकिन हां, मैं किसी के व्यक्तित्व से और उसके समग्र दृष्टिकोण से, उसके अच्छे विचारों से, उसकी अच्छी सोच के प्रति मैं निष्ठाबद्ध हूं। वो आप भी हो सकते हैं, वो मोदी भी हो सकते हैं, वो केजरीवाल भी हो सकते हैं, ममता जी भी हो सकती है, माया, अखिलेश, कोई भी हो सकता है। ये संकेत अच्छे हैं। एक बात और, उन्होंने 2022 तक की बात कर ली। इसका मतलब वो एक अपने दिमाग में पूरा ग्राफ बना करके चल रहे हैं कि 2017 से 22, 5 साल के बीच में उन्हें क्या करना है। अब देखिए, ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है, इस व्यक्ति को हरा कौन सकता है? इस व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की सब इतनी बड़ी कृपा है कि वो 2019 के चुनावों को छोड़ करके 2022 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस व्यक्ति का ये विश्वास बोल रहा है कि वो इतना काम इस जनता के लिए करेगा कि 2022 में फिर मोदी का लश्कर ही दिखेगा। ये विश्वास है। और उन्होंने कहा, जब 2022 की बात की तो वो सोच रहे थे कि लोगों के मन में 2019, क्योंकि अमित शाह के भाषण में 2019 का जिक्र हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं चुनावों के लिए रुकने वाला, अटकने वाला नहीं हूं। मेरे मन में चुनावों का दृश्य नहीं घूमता। मेरे मन में देश के लिए जो किया जाना चाहिए वो रूपरेखाएं घूमती है, वो कार्यक्रम घूमते हैं कि गरीबों के लिए मुझे जो करना है, मेरे मन में वो विचार घूमते हैं। और तब उन्होंने ये कहा कि चुनाव की चिंता मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं 2017 और 2022, 5 साल के बीच में हमको क्या करना है। देश को न्यू इंडिया, एक नई परिभाषा, एक नया नाम, नया भारत। नया भारत। अब विपक्ष चाहे तो इस पर भी अपने तीर निकाल सकते हैं, बात उठा सकते हैं कि भारत में भी नया भारत बनाने की मोदी जी साजिश कर रहे हैं। हो सकता है लोग ऐसे बयान दे दें, क्योंकि ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों और ऐसे राजनीतिक मूर्खों की कमी नहीं है। क्योंकि लोग उनका विजन नहीं समझते, लोग उस विजन के पीछे का रीजन नहीं समझते, लेकिन लोग कंफ्यूजन अपने आप को खुद कर लेते हैं और जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसी सियासत इस देश में चलने वाली नहीं है। जो व्यक्ति बखूबी अपनी बात कह रहा हो, जो व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ अपनी जीत को देश की जनता को समर्पित इस भाव से कर रहा हूं, अपने केडरों को समझाते हुए कि अहंकार मत लाना। सत्ता मिलती है तो समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए मिलती है, सत्ता भोगने के लिए नहीं मिलती। इससे बड़ा संदेश इस आधुनिक भारत में और कौन दे सकता है। न्यू इंडिया की उन्होंने बात की। न्यू इंडिया के पीछे उनका जो दृष्टिकोण है, एक ऐसा इंडिया जिसमें युवा बेकार न हो, युवाओं के हाथों में रोजगार हो, एक ऐसा इंडिया जिसमें महिलाओं के साथ अपराध, अत्याचार न हो, महिलाएं सुरक्षित हो, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन बसर करे, एक ऐसा इंडिया जिसमें कोई गरीब और लाचार ना हो, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, एक ऐसा इंडिया जिसमें कहीं धोखा ना हो, फरेब ना हो, जिसमें झूठे सपने ना हो, जिसमें झूठी आशाएं ना बिके,
जिसमें सियासत या सत्ता ऐसे ना हो कि उस पावर का मिसयूज कोई कहीं भी कर ले, कि जिसमें पुलिस थानों पर एफआईआर नहीं लिखी जाए, जहां पर पुलिस थाने पार्टी कार्यालय की तरह चलने लगे। वो इंडिया नहीं चाहिए। इसलिए न्यू इंडिया, नया भारत, और एक बड़ी परिकल्पना, एक बड़ा दृष्टिकोण समझने में वक्त लगेगा। मोदी को समझने में वाकई में वक्त लगेगा। कभी कभी हम लोग भावावेश में कुछ सवाल कड़े भी कर लेते हैं। कुछ सवाल जायज भी हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं हमारे वक्त से पहले पूछे गए होते हैं। लेकिन एक बात तो है कि ये व्यक्ति साधक है, ये व्यक्ति आराधक है, और इस व्यक्ति को जीतना तभी संभव है जब उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाए। इस व्यक्ति को विरोध करके जीतना असंभव है। और जब तक ये राजनीतिक दल मोदी विरोध की रणनीति पर चलते रहेंगे, ये मोदी को कभी जीत नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। इस व्यक्ति का आत्मविश्वास बोल रहा है, इस व्यक्ति की विनम्रता बोल रही है, इस व्यक्ति का शब्द संयोजन बोल रहा है, इस व्यक्ति के शब्द दिमाग से नहीं दिल से आते हुए निकलते दिख रहे हैं। और तब लगता है कि 2014 में इस देश की जनता का निर्णय उत्कृष्ट निर्णय था। और तब लगता है अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता का निर्णय उत्कृष्ट निर्णय था। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस व्यक्ति के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं, ऐसे कैडरों की कमी नहीं है जो दागी है, जो अनैतिक है, जो गलत है, जो दम्भी है, जो संकीर्ण विचारों वाले हैं, जो स्वार्थी हैं, जो जनता के लिए नहीं, जो खुद के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जब तक इस पार्टी की रहनुमाई नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे लोग कर रहे हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना मुमकिन नहीं है, ये लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कैडरों से, नेताओं से, कि अपना दंभ, अपना अहम, अपनी संकीर्णता, उन लोगों से कह रहा हूं, सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, कुछ लोग वाकई में जमीन से जुड़े लोग हैं, कुछ लोग अच्छे बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे लोगों के किए कामों पर पलीता फेंक देते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पावर उसके हाथ में दिया जाए जो पावर का मिसयूज न करे। शक्ति उसे ही दीजिए जो शक्ति को धारण करने योग्य हो, शक्ति को धारण करने की जिसके पास सहनशीलता हो। आप पावर उसे दीजिए। आपके पास वक्त का दिया हुआ ये वरदान है, ये नरेंद्र भाई मोदी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कहूं, ये देश के लिए वाकई में एक कोहिनूर है। हम वक्त बेवक्त कुछ सवाल जरूर कर लेते हैं। हो सकता है, ये तो नहीं कहते कि मुझसे गलतियां नहीं होती, व्यक्ति है, गलती भी हो सकती है। लेकिन इस व्यक्ति में एक खासियत है कि इसको अगर गलती सही रूप से बता दी जाए तो ये व्यक्ति गलती को सुधारने के लिए तैयार रहता है। लेकिन हमारी राजनीति तो ऐसी है ना कि लड़ने पर उतारू है। तो भाई साहब, इस व्यक्ति से विरोध करके नहीं जीता जा सकता। पता नहीं
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसके दुश्मन बन करके आप इसको नहीं जीत सकते, दोस्त बन करके आप इसको हरा सकते हो, लेकिन दुश्मन बन करके नहीं। लेकिन इस व्यक्ति के भाव अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, इस व्यक्ति का संकल्प पवित्र है, इस व्यक्ति की नीयत खरी है, इसलिए इस व्यक्ति की राजनीति दूर दूर तक चलेगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी और चलनी चाहिए। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोग रहे और इन्हीं स्वस्थ विचारों, स्वस्थ भावनाओं के साथ इस देश का नेतृत्व करता रहे। दोस्तों, में कुछ पंक्तियां जो 2014 का जब चुनाव था लोकसभा का, उस वक्त मैंने मोदी जी पर एक कविता लिखी थी। आज मुझे लग रहा है कि उस कविता की कुछ पंक्तियां, यद्यपि 31 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से भावुक होकर के बोलता चला गया हूं। आप फिर भी मुझे सुनते हैं, 4 पंक्तियां आप और सुन लीजिए। तब मैंने लिखा था मोदी के बारे में कि मुझे मोदी जी अच्छे क्यों लगते हैं, कि जो व्यक्ति जो देश की माटी की बात करता है, कि जो देश की माटी की बात करता है, जो गरीब की रोटी की बात करता है, जो भारत की बेटी की बात करता है, जो किसान की खेती की बात करता है, जो सियासत में नेकी की बात करता है, कि जो देश की माटी की बात करता है, जो गरीब की रोटी की बात करता है, जो भारत की बेटी की बात करता है, जो सियासत में नेकी की बात करता है, जो किसान की खेती की बात करता है, तब समूचा देश मोदी की बात करता है, मोदी की बात करता है, मोदी की बात करता है। और आज भी वही लम्हा है। 2014 के वे शब्द आज के दिन और अधिक प्रासंगिक हैं, और मैं ये चाहता हूं 2017 ही नहीं, 2019, 21, 24, 28 ये शब्द इससे भी अधिक प्रासंगिक रहे और मैं इन पंक्तियों को गुनगुनाता रहूं, मेरे साथ आप भी गुनगुनाते रहे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मिलते हैं, होली पर अभी कुछ कहना बाकी रह गया है, अगले वीडियो में आता हूं आपके साथ। बहुत बहुत नमस्कार, आभार।